नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और दंगल में जिक्र करोड़ों की मंजूरी जोशीमठ के लिए जरूरी। करोड़ों की मंजूरी जोशीमठ के लिए बेहद जरूरी है और क्या ये सफिशिएंट होगी, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए करीब 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी कि एनडीआरएफ की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से करीब 1069.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ से करीब 126.41 करोड़ रुपए और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसमें करीब 51.82 करोड़ रुपए के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी इसमें शामिल है। वहीं अगर जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया है। आपको बता दें कि जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। गृह मंत्रालय के बयान में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई पर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को फिर से बेहतर बिल्डअप करने के लिए बिल्ड बैक बेटर सिद्धांतों और स्थिरता के प्रयास का पालन करते हुए 3 वर्षों में लागू किया जाएगा और इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा। कांग्रेस ने केंद्र के इस राहत पैकेज को नाकाफी बताया है। उनका यह भी कहना है कि यह पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे देवभूमि के दंगल में। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी कि एनडीआरएफ की वसूली और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एसडीआरएफ से 126.41 करोड़ रुपए और अपने राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसमें 91.82 करोड़ रुपए के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। वहीं जोशीमठ के लिए योजना को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ऊंट के मुंह में जीरा है। जो नुकसान जोशीमठ में हुआ है उसका 10% भी नहीं है। और जिस तरीके से अभी हाल ही जांच में यह आया है कि 40 मीटर नीचे तक पक्की चट्टानें नहीं मिली हैं, उससे लगता है कि ये बहुत धनराशि कम है।
दूसरा जो ये टनल वाला मामला है, इसमें राज्य सरकार ने मजदूरों को केवल 1-1 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पे दी है। और दुर्भाग्य कहूँगा, जिस केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार ने आज के दिन तक अभी तक भी 1 रुपए की भी धनराशि इसमें आवंटित नहीं की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई ऐसा तो नहीं कि अंतिम राशि है, फेजेज में आएगी। अभी ये राशि स्वीकृत की है, पहले इसका यूटिलाइजेशन होगा, उसके बाद केंद्र से और पैसे की डिमांड होगी। निश्चित तौर पर वहाँ से कोई कमी नहीं होने वाली उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के लिए केंद्र ने पूरी तरह से तिजोरी के दरवाजे खोले हुए हैं। ये हमको है कि हम कितना पैसा वहाँ से ले सकते हैं। हम जितनी जल्दी उसका यूटिलाइजेशन करेंगे उतनी जल्दी और राशि हमको प्राप्त होगी। हाँ, कांग्रेस को उसमें कुछ करने को नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो दिक्कत में है। कल से आपको बता दें कि करीब साल भर पहले जोशीमठ में दरारें आ गई थी। इन दरारों से उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी शहर जोशीमठ खतरे में आ गया था। जोशीमठ शहर का धार्मिक और सामरिक महत्व है। यहाँ 4 धामों में से एक बद्रीनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है। चीन सीमा से नजदीक होने के कारण जोशीमठ में सेना व अर्धसैनिक बलों का महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। लेकिन जोशीमठ में दरारें आने से हजारों लोग बेघर हो गए, जिसके बाद अब केंद्र ने कुल 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र की ओर से अब इस बजट को मंजूरी देने पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इसे नाकाफी भी बताया है। प्रथम दृष्टया केंद्र सरकार ने जो ये पैसा दिया है, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं। ये अलग बात है कि आज इतना समय बीतने के बाद केंद्र सरकार ने ये धनराशि जारी की, और देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसका गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है कि 1600 करोड़ रुपए की जो धनराशि केंद्र सरकार ने अवमुक्त की है, क्या ये धनराशि जोशीमठ को परमानेंट तरीके से उसका बचाव करने के लिए, लोगों के पुनर्स्थापन करने के लिए, लोगों की जो संपत्तियां नष्ट हुई हैं उसको दोबारा सृजित करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, क्या ये धनराशि सफिशिएंट है या नहीं है, ये धनराशि पूर्ण है या नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब ये खबर आज आई है कि भाई केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। हम इसका गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद आपको बृहद रूप में इसके अच्छाइयाँ भी बताएंगे और इसकी कमियाँ होंगी तो वो भी उजागर। जोशीमठ की आपदा के 1 साल बाद भारत सरकार ने जोशीमठ के लोगों को राहत देने के लिए 1658 करोड़ का जो पैकेज दिया, उसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये 1658 करोड़ रुपए वहां के लोगों के पुनर्वास पर खर्च हों, वहां जिन लोगों के मकान में दरारें आई हैं, जिन लोगों के नुकसान हुआ है, और उसके अलावा जो वहां पर सीवरेज लाइन है, वहां का जल निकासी है, वहां पर भूमि पर जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, उन सब का बिल्कुल पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम न हो। कहीं ऐसा न हो कि सिलकारा की टनल जिसको मानकों के अनुसार न बनाए जाने के कारण एक बड़े हादसे से गुजरना पड़ा। ऐसे ही जोशीमठ का ये 1658 करोड़ रुपए सिलकारा के टनल के निर्माण की तरह या देहरादून स्मार्ट सिटी की तरह लोगों की जेब गर्म करने में न चला जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में मैं देख रहा हूं कि जोशीमठ में जो आपदा आई उस पर एनटीपीसी जिसने जोशीमठ शहर के नीचे टनल बनाई उसको पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई, और जो 7 एजेंसीज ने उसके बाद उस आपदा के कारणों को जानने के लिए काम किया। देखिए, ऐसा जब से जोशीमठ का प्रकरण शुरू हुआ था तभी से अगर इतिहास में देखा जाए इसमें, तो जोशीमठ को लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संजीदा रहे हैं कि उनका गुजर बसर कैसे होगा, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, नया जोशीमठ कहाँ बनाया जाएगा, इस चीजों को लेकर हमेशा उन्होंने संजीदगी दिखाई। और उसी के मद्देनजर अभी उन्होंने जो ये सैंक्शन किया है रुपए, वो जोशीमठ के पुनर्विकास के लिए काम आएगा और जोशीमठ के लोगों को निश्चित तौर पर एक अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा और बेहतर तरीका देखने को मिलेगा, जिससे कि उनका जो गुजर बसर का और रहने का स्थान रहे वो एकदम सुरक्षित तौर पर रहे। कुल मिलाकर इस साल के अंत तक केंद्र ने जोशीमठ के लिए बजट को मंजूरी दे दी है, जिसे विपक्ष नाकाफी बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र आगे भी जोशीमठ के विकास के लिए बजट देता रहेगा। सवाल यह है कि आखिर सरकार ने बजट मंजूरी के लिए इतना समय क्यों लगा दिया। सवाल यह भी है कि क्या इतने बजट से जोशीमठ का विकास हो पाएगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि जोशीमठ आपदा से हमने क्या सीखा, जिससे आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।
तो जोशी मठ के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है बजट को लेकर, और जो बजट की मंजूरी मिली है यानी कि 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी, और इसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल इस बात का कि क्या जिस तरीके से जोशी मठ डैमेज हुआ या दरारें आई एक साल पहले जो हानि हुई, क्योंकि अक्सर जोशी मठ में भूधसाव की स्थिति देखने को मिलती है, क्या ये बजट काफी है? और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि पक्ष का ये कहना है कि ये स्टार्टिंग बजट है और ऐसे इसका जिस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो और डिमांड की जाएगी केंद्र सरकार से। इस तरीके का तर्क निकलकर सामने आ रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहन काला हैं, कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपिन खन्ना है, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंकज पैन्यूली हैं, यूकेडी से हैं, केंद्रीय प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक भी आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे, मनोज ध्यानी जी। शुरुआत कर लेते हैं विपक्ष से, मोहन काला जी से। मोहन काला जी, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं जोशी मठ को लेकर कि जिस तरीके से जो दरारें आई, जोशी मठ में जो डैमेज हुआ, क्या ये बजट उस डैमेज कंट्रोल को की भरपाई कर पाएगा, उस खाई को पाट पाएगा? क्योंकि नाकाफी बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से ये बजट। देखिए, एक साल बाद सरकार की आंखें खुली है। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह दूं कि कम से कम एक साल बाद जो है केंद्र सरकार की आंखें खुली और उन्होंने जो है 1658 करोड़ रुपए का वो बजट मुझे लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित होगा। और कुछ नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि खुली और खुली बंदरबाट होगी, जैसे कि स्मार्ट सिटी के काम में बंदरबाट, जैसे आपने टनलों के काम में बंदरबाट देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, स्मार्ट सिटी के काम में खुद भारतीय जनता पार्टी के जो धर्मपुर विधानसभा के इनके विधायक है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं स्मार्ट सिटी के कामों पर। उससे पूर्व में इनके कई और विधायकों ने सवाल खड़े किए स्मार्ट सिटी के काम पर। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के पैसों को जो है ठिकाने लगाया गया है, जिस तरीके से आप देखिए कि अब हाल में स्मार्ट सिटी का जो बचा हुआ 500 करोड़ रुपए का पैसा जिसको अब इन्होंने दिखाना है खर्च करने में, वो सिर्फ दीवारों पे रंगाई पुताई कर कहीं आप देखेंगे कहीं पर किसी तरीके से जाम से आज भी देहरादून वासियों को निजात नहीं मिली, कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था अभी सुचारू रूप से उचित नहीं हो पाई। पर हाँ, सिर्फ रंगाई पुताई जो दीवारों पे चल रही है उन दीवारों पर जो है उस बजट को खर्च करने का काम किया जा रहा है। और इस बजट से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जब वो अप्रैल में, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं शायद उनको भी इस चीज की जानकारी होगी कि जब अप्रैल में प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी की भेंट हुई तो उन्होंने खुद 2945 करोड़ रुपए का बजट उनसे मांगा था पुनर्वास के लिए। और आज वो हमें एक साल बाद उनकी केंद्र सरकार की आंखें खुली और एक साल के बाद अगर वो देने का काम कर रहे हैं तो 1658 करोड़ रुपए। मैं समझता हूं कि ये जोशी मठ के पुनर्वास के साथ भी खिलवाड़ है, जोशी मठ के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। आज भी वहां के लोग अपने विस्थापन के लिए जो है आंखें लगाए देख रहे हैं सरकार की तरफ। और जिस तरीके से लगातार वहां के लोगों के पुनर्वास में सरकार ने ढीला हवाली करी है, ये बजट भी जोशी मठ एक महत्वपूर्ण स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी माना जाता है और अपना एक महत्व है इस स्थान का। जोशी मठ हमेशा से खास रहा है राजनीतिक दलों के लिए भी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अक्सर साल भर पहले जिस तरीके से दरारें आई या पुनर्वास को लेकर जो जद्दोजहद होती हुई नजर आ रही है। कुंवर जपेंद्र जी, आपका रुख करेंगे। विपक्ष का जो सवाल सामने आ रहा है कि जोशी मठ के पुनर्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ये बजट कैसे हो पाएगा? हम विपक्ष से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो कभी जनहित के कामों के लिए जब वो सरकार में रहे तो उन्होंने तो इस तरह के निर्णय कभी लिए ही नहीं। और ये जो 1600 से ज्यादा करोड़ का जो बजट विस्थापितों के लिए जोशी मठ के लिए अभी प्रारंभिक तौर पर जारी किया गया है, ये तो शुरुआत पर है।
और जो वहाँ पूरी तरह से वहाँ पूरे सर्वे हो रहे हैं, देखा जा रहा है कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए जोशीमठ के सभी वासी बधाई के पात्र हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने बजट पास होने में काफी लेट लतीफी, और उसके बाद जो डिमांड की गई थी जपेंद्र जी, उतना जो डिमांड की गई थी उससे कम का बजट दिया गया, तो इस बात को लेकर भी सवाल है। अभी देखिए, दो चीजों को हमें समझना होगा। ये कहा कि ये अंतिम बजट है, ये तो एक मंजूरी मिली है, उसे पहले 1600 से अधिक 1658 करोड़ उसमें राज्य सरकार का भी जाना है, उसमें बाकी चीजें भी जानी है। लेकिन अगर वहां पे चाहे 3000 करोड़ की आवश्यकता हो, चाहे 4000 करोड़ की आवश्यकता हो, या चाहे 5000 करोड़ की आवश्यकता हो, तो भविष्य में वो निश्चित तौर पर वहां पूरी तरह से सरकार के पास फंड्स अवेलेबल हैं, केंद्र सरकार का पूरी तरह से प्रोत्साहन है, और वो सब मिलना ही मिलना है। वो जोशीमठ वासियों के लिए जो आवश्यक है वो सब पूर्ति होनी है। ये शुरुआत है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इन चीजों से कभी ऊपर उठकर, कभी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए काम नहीं करा तो ठीक है, कांग्रेस इस पे सवाल खड़े करे, हल्ला मचाए, इसका राजनीतिकरण करे। भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। जोशीमठ की एक समस्या विपक्ष का जो काम है, विपक्ष वो मुझे लग रहा है उठा भी रहा है, लेकिन आप लोग उसे सुनना नहीं चाहते हैं जपेंद्र जी। और अपनी ही पार्टी के, जब आपकी ही पार्टी के विधायक उठाते हैं मुद्दा, तो उसे भी आप कह देते हैं कि ये तो ईमानदारी है उनकी कि वो इन खामियों को उजागर कर रहे हैं। अब ये आपका कथन हो सकता है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। ये मेरा कथन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठते हैं डिबेट में, उनका कथन है। हमने ऐसा कहीं नहीं सुना। हम बहुत माफी के साथ कहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है या जो परिपाटी है या जनहित की राजनीति के एक नए आयाम हैं, तो ये 2014 के बाद से ही देश के सामने आ रहे हैं। अगर विपक्ष इतना संजीदा होता तो विपक्ष ने 60 वर्षों से अधिक समय तक देश पे राज करा है, तो ये समस्या ही ना होती। अगर विपक्ष ने सही काम किया होता तो देश से समस्याएं खत्म हो गई होती। हमने तो अभी 9 वर्ष हुए हैं और इन 9 वर्ष हवाला देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तभी तो आज सत्ता में नहीं है। आपको ये मौका मिला, तो मुझे लगा, मुझे ऐसा लगता है अगर ये आपको मौका दिया गया है तो आप उसका ईमानदारी से आप उसका पालन करिए, उस जिम्मेदारी को समझिए, और अगर काम किया जा रहा है तो वो काम धरातल पर नजर आना चाहिए। न जाने इतने कैसे मुद्दे हैं उत्तराखंड में, देवभूमि में अगर बात किया जाए, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, अंकिता भंडारी हत्याकांड को विपक्षी दल बखूबी उठा रहे हैं। और आज जोशीमठ के इस बजट को लेकर जो विपक्ष का सवाल सामने आ रहा है, अपने तरीके से सारी चीजों को देखना, अपने चश्मे से नहीं देखना चाहिए जपेंद्र जी। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे, जवाब दीजिएगा। हमारे साथ आपके वरिष्ठ नेता भी जुड़े हुए हैं, विपिन खन्ना जी, आपका रुख करेंगे। ये जो बजट दिया गया है जोशीमठ के लिए, क्या ये काफी है? देखिए सोनी जी, सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये प्रारंभिक है, शुरुआती बजट है। सोनी जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 9 साल के कार्यकाल का रिजल्ट 5 राज्य जो विधानसभा चुनाव है उसमें आने वाला है। जो 9 साल में इन्होंने काम किए और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो आने वाले दिसंबर में जो गिनती होने वाली है उसमें सामने आएगा कि कितना काम इन लोगों ने किया है। और रही बात बजट की, तो देखिए सबसे पहली बात तो 1 साल इस आपदा को हो चुका है। पूरा 1 साल से हम लोग इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं। देखिए, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है और आपदा से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों ने सर्दी का सितम भी झेल लिया, बरसात का सितम भी झेल लिया, सारे मौसम उन्होंने झेल लिए। उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए, उनकी जमीनें क्षतिग्रस्त हो गई, उनके जो है प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्त हो गए। और 1 साल बाद केंद्र सरकार की नींद खुल रही है और ये कह रहे हैं, मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी जब इनके विधायक बोल रहे थे कि केंद्र ने अपने खजाने का मुंह खोल रखा है, जितना मर्जी आओ और ले जाओ। जब खजाने का मुंह खुला हुआ था तो जो बजट मांगा गया था और आश्वासन मिला उस बजट का 3000 करोड़ रुपए, हमारी इस विषय पे डिबेट हुई थी कि 3000 करोड़ रुपए का आश्वासन केंद्र ने दिया है कि 3000 करोड़ रुपए हम देंगे। लेकिन अब जब पिटारा खुला है तो केवल 1658 ये हमारे सामने जो अंक आए हैं वो ये आए हैं कि 1600, 1700
करोड़ रुपए आप उस बजट उस आपदाग्रस्त क्षेत्र के लिए दे रहे हैं, जो कि नाकाफी है। देखिए लगभग 700 मकान क्षतिग्रस्त हैं और 181 ऐसे हैं जो डेंजर जोन में हैं। उसके बाद कई ऐसे क्षेत्र हैं, वार्ड के वार्ड ऐसे हैं जहां पर भूधसाव लगातार जारी है। तो इतने बड़े क्षेत्र में आप इतना छोटा बजट कैसे खपाएंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका? तो मुझे तो ये लगता है कि ये बजट जो है केवल और केवल जोशीमठ की जनता के साथ एक बद्दा मजाक है। और अभी ये कह रहे हैं कि ये प्रारंभिक है, मतलब 1 साल बाद आपने बजट देना प्रारंभ किया है, तो इसका अंत कब होगा? मतलब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जपेंद्र भाई ने कहा ये प्रारंभिक है, तो ये प्रारंभिक अभी है, तो उसके बाद 1 साल तक जब आप सोए रहे, तो उसके बाद जब इसका पुनर्निर्माण आप करेंगे तो इसका अंत कब होगा? मुझे लगता है कि शायद सालों लग जाएंगे इसका पुनर्निर्माण होने के लिए। हो सकता है तब तक सरकार भी चेंज हो जाए, बदल जाए, और उसके बाद ये कहें जी अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो सत्ता ही चली गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। ठीक है जपेन जी इस बात का जवाब दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बजट जो दिया गया प्रारंभिक और जो सवाल सामने आ रहा है कि सत्ता परिवर्तित हो जाए और काम फिर से अधर में लटक जाए, फिर दूसरी सत्ता आएगी तो उसके सहारे उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। ये जो सत्ता परिवर्तित होने का डर है ना, ये हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज देश में आजकल ये ज्यादा सताने लगा। और ये हमारे ये ज्ञानवान साथी ये भूल जाते हैं कि जब जोशीमठ के अंदर घटना घटी और एकदम सरकार ने वहां वैकल्पिक व्यवस्था करी, सब कुछ करने के बाद और उनके सब साधन उपलब्ध कराने के बाद, उनकी रहने की, खाने की, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के बाद, तभी सरकार ने ये निर्णय ले लिया था जो वैकल्पिक व्यवस्था जपेंद्र भाई की गई बीच में नहीं। सवाल यही है, आपकी राजनीतिक और प्रशासनिक समझ का दारोमदार आप पे है, लेकिन आप सुनिए, सहमत हो ना ये आपका विषय है, लेकिन सुनिए, बाधित मत कीजिए बातों को। ठीक है, बात पूरी। अब जब सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो आज वहां के सभी निवासी बरसात के बाद सबको लगा और लोगों ने वापस भी जाना शुरू कर दिया, उन्हीं घरों में किया। लेकिन सरकार संजीदा है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार को पता है कि ये आने वाले जो एक बार एक समस्या आई तो आने वाले समय में हो सकता है ये समस्या दोबारा आए, तो उससे बेहतर ये है कि विस्थापन की नीति बनाई जाए, बजट अलाउ किया जाए और इन लोगों के विस्थापन को लेकर पूरी कार्य योजना बनाए, जिसमें सरकार लगी हुई है, महकमे लगे हुए हैं और केंद्र सरकार का प्रोत्साहन है। और ये तो पहली किस्त आई है, जारी हो रही है, लेकिन उन लोगों के विस्थापन के लिए जोशीमठ के सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि उनकी इस मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। लेकिन सवाल ये भी है ना जपेन जी कि ये प्रारंभिक बजट दिया गया है, बीच में इसे यूटिलाइज किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कितना वक्त बीच में लिया जाएगा? क्योंकि 1 साल का वक्त काफी होता है, 1 साल बाद ये बजट रिलीज किया गया है। में वक्त लगना था, ये आप 1-1.5 साल तो उसमें भी लग जाएंगे कम से कम। जो वक्त और अगर इतना ही वक्त लगा तो ये तो काम फिर वही कछुआ गति से हुआ ना, ब्रेक होकर काम होगा। कैसे पुनर्वास से इतनी जल्दी? और जोशीमठ की जनता की अगर इतनी चिंता है सरकार को तो उसी हिसाब से कार्य किया जाना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। जपेन जी, भूमि के दंगल में हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि करोड़ों का बजट जोशीमठ के लिए बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर बेहद संजीदा है। लेकिन अब सवाल इस बात का कि जो बजट 1 साल बाद केंद्र की मंजूरी मिली है और इसका यूटिलाइज किया जाएगा और आगे अगर बजट की और जरूरत पड़ती है तो इसे किस तरीके से, कितना और वक्त लगने वाला है, ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई थी जोशीमठ की जनता के लिए, वो आज भी उसी व्यवस्था में रहने को मजबूर हैं और उसी दयनीय व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने बजट की डिमांड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से की और ये बजट पास किया गया। अब इस बजट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यूकेडी यानी कि क्षेत्रीय पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका रुख करेंगे। जपेन जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। ठीक है,
इसके बाद प्रतिक्रिया ले लेते हैं पंकज जी। अभी हमने आपका वक्तव्य सुना कि तो वहां वो दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। अब वो व्यवस्था क्योंकि जोशीमठ उस पर्टिकुलर एरिया से थोड़ा दूर थी, तो लोगों को अपने कारोबार की डर के साए में तो रहने को मजबूर है ना, वहां की जनता डर के साए में तो जी रही है ना। स्वेच्छा से वो लोग वापिस आए हैं, क्योंकि वहां अब दरारें भी हट गई हैं, दरारों का रिसना भी बरसात के बाद हट गया। लेकिन सरकार संवेदनशील है, सरकार की संवेदनशीलता का ये एक आगे का कार्य है कि निश्चित तौर पर उसे वहां से विस्थापन की नीति बनानी चाहिए और उसके लिए फंड जारी किया गया। वो कार्य योजना आगे बढ़ रही है और भविष्य में जितने भी फंड की आवश्यकता पड़ेगी उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। ये केंद्र सरकार का भी मानना है और राज्य सरकार का भी मानना है। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये मानना है क्योंकि इसको लेकर बेहद संवेदनशील है। संवेदनशीलता नजर आ रही है क्या पंकज जी? देखिए सोनी जी, जो केंद्र सरकार ने आज 1658 करोड़ रुपए वहां के लिए दिया है, उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ क्यों नहीं दी, क्यों 1658 दिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट को? नहीं, उनका कहना है ना कि ये शुरुआती बजट है और जरूरत के हिसाब से बजट दिया जाएगा। नहीं, ये फैक्ट गलत है, ये शुरुआती बजट नहीं है। इस जितनी भी आवश्यकता होगी वो जारी किया जाएगा। ठीक है, ये शुरुआती बजट नहीं है। इस बजट सत्र में उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से 1000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया था जोशीमठ के लिए। उसके बाद जो पूरक बजट आया, पूरक बजट के अंदर 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था जोशीमठ के लिए। और वो 1100 करोड़ रुपए जब धरातल पे लगते हुए नहीं देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्हें लगा कि स्मार्ट सिटी की तरह ये प्रोजेक्ट भी डिरेल हो जाएगा, तो उन्होंने उस फंड को कट करा है। ये कमी हमारी राज्य सरकार की है। वहां प्री फैब्रिकेटेड मकानों के लिए टेंडर हुए थे, 12 से 14 नहीं बने हैं जोशीमठ में। 2 बार क्या हुआ कि एक बार एक जगह चिन्हित हुई, उसके बाद वो जगह हटा के दूसरी जगह चिन्हित हुई, फिर वापस वो जगह चिन्हित हुई। देखिए वहां पे जोशीमठ के लोगों का जो फुटबॉल बना, और जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है 1100 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाई, तब जाके केंद्र सरकार ने इन्हें 3000 करोड़ देने लायक नहीं समझा। इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें आधा ही बजट दिया। अभी पहले ये तो लगा लो, और वहां पे टेंडर अलोकेट हो चुके हैं प्री फैब्रिकेटेड हाउस के, लेकिन आज तक केवल 5-10 सैंपल के लिए बने हैं, उससे ऊपर नहीं बने हैं। आपसे जवाब लेंगे जपेन जी, सुन लीजिए पहले। 1100 करोड़ जब स्टेट गवर्नमेंट ने कहां खर्च करा, मैं जपेंद्र भाई से पूछना चाहता हूं। 1000 करोड़ रुपए जो बजट सत्र में यहाँ के लिए अलोकेट किया गया था, और 100 करोड़ पूरक बजट में करा गया था। 1100 करोड़ रुपए में केवल 4 फैब्रिकेटेड मकान बने हैं वहां पे। ये तब किया जपेंद्र भाई जब आपदा आ गई, उसके बाद उन्हें सेटल कर लिया, आपदा के बाद ये अलॉट करा गया। जो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए होना था, जो उनके पुनर्वास के लिए काम होना चाहिए था, उसके लिए 1100 करोड़ रुपए दिए थे। यही हमारे साथ स्मार्ट सिटी में हुआ। 500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, हमारा क्यों ले गई? क्योंकि यहाँ की जो राज्य सरकार थी उसने पूरा काम करा नहीं। स्मार्ट सिटी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, कहीं ऐसा हाल है इसका भी तो नहीं होने वाला है जपेन जी? इस बात का जवाब दीजिएगा। 1100 करोड़ रुपए जो बजट दिया गया था जब ये आपदा आई थी, उस दौरान इसकी खपत क्यों नहीं हुई? इसका यूटिलाइज होना चाहिए था। और क्या यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस लायक नहीं समझा, इसीलिए ये प्रारंभिक बजट इतना है? देखिए जो 1100 करोड़ का बजट जारी हुआ है, जिसकी अभी पंकज जी ने बात की, तो वो अभी खर्च नहीं हुआ है, पहली बात। अब ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि वहां कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर या स्थान के चयन को लेकर जो उसमें देरी हुई और जो उसमें बार बार उसे चेंज किया गया, उसकी वजह से वो बजट वहां रह गया। उस बजट का अभी उपयोग नहीं हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब अगर हम इसे स्टार्टिंग से देखें तो वहां क्या वो बचा हुआ बजट और ये 1600 करोड़ का बजट, तो ऐसा नहीं है कि अब ये केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी की नीति है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं हर उस प्रोजेक्ट की जो जनहित से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पर ठीक है, आपकी शंकाएं अपनी जगह ठीक है, आपकी शंकाओं को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जो ये शंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं,
ये भ्रष्टाचार को लेकर ये शंकाएं तो 60-62 सालों तक पूरी होती रही है केंद्र की सरकारों के अंदर। भ्रष्टाचार एक शगल बन के रहा है। अभी आम आदमी पार्टी का दिल्ली का हम उदाहरण देख रहे हैं। तो ये जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। और अभी हम देख कितने जपेन जी, इस बात को भी मुझे लगता है अपने जहन में रखना चाहिए कि जब हम एक अंगुली किसी की तरफ करते हैं तो बाकी की अपनी तरफ होती हैं। तो मुझे लगता है अपने गिरेबान को भी झांकना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि देश आप पूर्व में चले जाते हैं। मुक्त बनाना, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, ये भारतीय राजनीति में ये ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो फिर स्मार्ट सिटी को लेकर आपके ही विधायक विनोद चमोली की जो बयानबाजी सामने आती है उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, विपक्ष का काम है वो सवाल खड़े करता है। अगर किसी भी मान लीजिए हमारे विधायकों ने सवाल उठाया, अगर हमारे विधायकों ने सवाल उठाया और उस पे केंद्र की मॉनिटरिंग थी, तभी वहां पे उसका स्मार्ट सिटी का भी बजट रोका गया था और पिछले बजट की पूरी उसमें डिटेल्स मांगी गई थी, रिपोर्ट्स मांगी गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और ये जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली है। तो मन से हम लोग चाहते हैं कि भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म हो और जनता के स्मार्ट सिटी योजना के तहत तो अभी भी काम नहीं हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तो अभी भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। जपेन जी, यहाँ बैठकर आप कह देंगे और हम मान लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सहमत हो ना हो ये एक अलग विषय है, लेकिन नहीं, बिल्कुल सहमति हमें दिखाई देना चाहिए ना। आपके कह देने से हम कैसे मान लें? आप कह रहे हैं आप सहमत हो या ना हो हम नहीं मानते, तो हम आपकी बात को कैसे मान लें? जपेन जी, स्मार्ट सिटी योजना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको लेकर आप कह रहे हैं लोगों का सुझाव मानने लायक नहीं होता। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला जी आपका रुख करेंगे। नीति और नियत क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सारा कुछ उजागर हो चुका है। उत्तराखंड से लेकर और देश की जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अभी तो जनता ने बीच में मत बोलिएगा जपेंद्र जी, बीच में मत बोलिएगा, आपका टर्न हो जब बोलिएगा। कर रहा है बीच में मत बोलिएगा जपेंद्र जी, वरना फिर कहेंगे ये आपका जो है संस्कार दिखाता है अगर आप बीच में बोलेंगे तो। बीच में मत बोलिएगा बिल्कुल भी, वरना ये पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाएगा, यहाँ पर भी चैनल पर भी दिखाएगा, क्या फायदा दिखाई देगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा। देखिए कुछ लोगों की, देखिए मैं पर्सनल यहाँ जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। हमारे जपेंद्र जी का भी कुछ हाल ऐसे ही है, मैं बोलना नहीं चाहता था पर आप मुझे मजबूर मत करिए बोलने के लिए, क्योंकि आप कितने दिन तक भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे मुझे नहीं पता, ये कि आप कब तक रहेंगे। चलिए ठीक पर है, मैं भविष्यवाणी क्या है? ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, तो समय बताएगा, ये समय बताएगा जपेंद्र भाई। ठीक है, ये समय बताएगा। अभी बजट पे बात कर लूं मैं, अभी मैं बजट पे बात कर लूं। मोहनलाल जी अपनी बात को पूरा करिए, फिर जपेन जी आप जवाब दीजिएगा अगर आपके जहन में कुछ ऐसा आ रहा है। मैं अपनी बात रख लूं। हाँ, मोहनलाल जी अपनी बात को पूरा करिए आप। ये जपेंद्र भाई को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कांग्रेस की पाठशाला से सीख के आप आज वहां बैठे हैं। जपेंद्र भाई बोलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और रही बात कांग्रेस का इस्लाम कभी नहीं रहे, कांग्रेस में हमारे 4 मित्र जरूर होंगे। मोहनलाल जी आपकी पाठशाला से सीखकर जपेन जी कहां पहुंच गए और अभी भी गंभीरता से मुद्दों को नहीं उठा पा रही है कांग्रेस। तो मुझे लगता है बहुत कुछ विपक्ष को भी अभी सीखने की जरूरत है। ये गंभीरता कांग्रेस की तो थी, 1 साल बाद इनको याद आ गई। ये कांग्रेस की गंभीरता थी कि 1658 करोड़ रुपए का बजट आ गया, वरना 1 साल तक इनको याद नहीं आ रही थी बजट की। और अभी आप देखिए कि कुंवर जपेंद्र जी ने अपनी बातों में खुद कहा कि आज वो लोग फिर से उसी हाल में वहां पर जाने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि इन्होंने 1 साल तक सरकार ने किसी भी तरीके से पुनर्वास की सूद ही नहीं ली। और दूसरी बात रही भ्रष्टाचार की, तो यूके SSS प्रधानमंत्री जी मौन, यूके SSC प्रधानमंत्री जी मौन, सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार पे
प्रधानमंत्री जी मोहन, अरे भैया इतने भ्रष्टाचारों पे लूट हो गए, नौकरियां बेच दी, नौकरियां बेच दी। हाकम सिंह, भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह, जो एक जेल के अंदर, इनका बहुत खास जिला पंचायत का। ठीक है जपेन जी, सुन लीजिए थोड़ा सा। घोटाले में इनके जो एक मंत्री है, उद्यान मंत्री, अभी करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हो जाता है। इनके हरिद्वार ग्रामीण के जो पूर्व विधायक है, उन्होंने विधायक रहते हुए कहा कि 10-10 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही है। जतींद्रानंद जी ने, सुरेश राठौर जी ने, अभी चमोली जी ने स्मार्ट सिटी पे सवाल खड़े किए, ये उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये तो लुटेरों की खेप जो होती है ना, खेप लुटेरों की, वो है लुटेरी खेप जिसे कहते हैं। और आज जितना भी जो पैसा है सरकारी मदों का, सिर्फ हाथी के, कहावत सुनी ना आपने कि हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और, वो भारतीय जनता पार्टी पर चरित्र होती है, ये दिखा कुछ और रही है। और इस टाइम चारों तरफ से जो पैसा, तो ये खाने वाले हैं या दिखाने वाले दांत हैं, जपेन जी ही इसे बता देंगे तो मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा। जपेन जी, तो हाकम सिंह के रूप में जिन्हें बचाया गया खाने की, ठीक है मोहनलाल जी, ठीक है। आज तक गणेश जोशी जी पे कार्रवाई नहीं हुई, अब तक लाठीचार्ज जो हुआ, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी जांच नहीं आई। आज तक हरिद्वार कुंभ घोटाले की जांच का नहीं पता चला कहां पर हुआ। अरे ये तो हरिद्वार जैसे पवित्र। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जपेन जी से। मोहनलाल जी जवाब ले लेते हैं, ऐसे एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जी जपेन जी, बौखलाहट लाजमी थी और वही बौखलाहट जैसे पावन, अरे सनातन धर्म में जिसको कुंभ कहते हैं, जो कुंभ लगता है हरिद्वार में, उस कुंभ में खा गए, उस घोटाला कर गए। आपको तो अब भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा में क्या बताऊं। कुंभ का पैसा खा गए, घोटाला कर गए। अरे कुंभ का घोटाला, भारतीय जनता पार्टी, अरे सोना खा गए मंदिरों का, अरे सोना खा गए मंदिरों का। चलिए, क्या बताऊं, चाल, चरित्र और चेहरा। आप यहाँ पर जपेन जी आप सुन पा रहे हैं? जपेंद्र जी, जोशी मठ पे कहने के लिए कुछ है तो आइए। अगर जोशी कुछ कहने के लिए, जपेन जी सुन पा रहे हैं आप, जोशी मठ की जनता को लेकर कितनी गंभीरता सरकार की है, और इस बजट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, अगर अगला बजट यानी कि ये सफिशिएंट नहीं है, अगर इसका यूटिलाइज हो जाता है और बजट की जरूरत होती है, जोशी मठ में जो कहा जाए खाई है या जो दरारें हैं या जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए और बजट की जरूरत होती है, तो उसमें कितना वक्त लगेगा? क्या इतना ही वक्त लगने वाला है? बजट जोशी मठ के निवासियों के विस्थापित करने की नीति में चाहिए, उससे अधिक बजट वहां उपलब्ध कराया जाना है भविष्य। चलिए, आप प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विपिन खन्ना जी जुड़े हुए हैं। विपिन खन्ना जी, क्या नजर आ रहा है? गंभीरता और संवेदनशीलता सरकार की नजर आ रही है? वाकई जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा जोशी मठ की जनता के लिए? आश्वासन नजर आ रहे हैं, मात्र आश्वासन और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो शुभेंदु अधिकारी को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को देखते हैं और अजित पवार जैसे लोगों को देखते हैं जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आकर सदाचारी बन जाते हैं। ये भ्रष्टाचार की बात करने वाले हैं जिन्होंने उद्यान घोटाला कर दिया, जिन्होंने नौकरियों में घोटाला कर दिया, जिन्होंने सहकारिता विभाग में घोटाला कर दिया, जिन्होंने कर्मकार बोर्ड में घोटाला कर दिया। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं वो कहते हैं हम शिष्टाचारी हैं। अरे आप जोशी मठ की बात करते हैं, जोशी मठ पर आप अगर संजीदा होते तो 1 साल पहले आप बजट ले आते। आप कह रहे हैं वहां पर लोगों ने विस्थापित जो हुए थे उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया क्योंकि दरारें भर गई हैं। जपेंद्र भाई, मुझे हंसी आ गई आपकी बात सुनकर कि दरारें भर गई हैं। मतलब अपने आप दरारें भर जाती हैं क्या? आपदा के अंदर जब आपदा में दरारें आती हैं तो आप अकल को यह भी कह सकते हैं जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे वो अपने आप ठीक हो गए क्योंकि लोग अपने आप वापिस आ गए। आपकी निकम्मा आपकी गए हैं कभी से परेशान होकर पिछले 2006 में आपने वैकल्पिक व्यवस्था दी थी, वो आज तक उस वैकल्पिक व्यवस्था में रहने को तैयार मजबूर हैं। उस मजबूरी के चलते उन्होंने अपने घर की वापसी करना प्रारंभ किया क्योंकि बजट लाने में आप लोगों ने 1 साल लगा दिया और आप आज कैमरे के सामने कह रहे हैं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। तो भैया 1 साल से कहां सो रखे थे आप लोग?
आपकी सरकार और केंद्र सरकार कहाँ थी? आप कह रहे थे फैब्रिकेटर हाउस बनाएंगे, वो कहाँ है? आप कह रहे थे जमीनें आवंटित करेंगे, वो कहाँ है? आप कह रहे थे मुआवजा देंगे, फैब्रिकेटेड हाउस वैकल्पिक व्यवस्था होती है। पार्टी की सरकार फैब्रिकेटेड हाउस है, क्योंकि वैकल्पिक हमें व्यवस्था मजबूरी होती में है। ये कहना पड़ता ठीक है, है। जपेन जी आते हैं आप। 40 से 45% का कमीशन सरकार से चलता है। आते हैं जपेन जी, आते हैं। चिन्हीकरण करती है, उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस सरकार में 40 से 45% का कमीशन चलता है। चलिए जपेन जी ठीक है। विपिन खन्ना जी ठीक है। विपिन खन्ना जी आपकी बात पूरी हो गई, जपेन जी से जवाब ले लेते हैं। जपेन जी, आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? 1 साल का वक्त, क्योंकि 1 साल बीत चुका है। दरारें जब आई और जब ये वहां पर इस तरीके की दरारें आई, इतनी मुसीबत जिस वजह से केंद्र से मांग की गई बजट की, इतनी लेट लतीफी का कारण? फैब्रिकेटेड बरसात सर पे थी, बरसात में ऐसी रहे, बिल्कुल व्यवस्था के तहत बनाए जाते हैं, तो सरकार वहां वैकल्पिक व्यवस्था से ऊपर उठकर एक परमानेंट सॉल्यूशन लाने की दृष्टि से काम कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। बारिश के मौसम से ठीक पहले मुझे लगता है एक उचित व्यवस्था और संवेदनशीलता सरकार की यहां पर दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी, ऐसा क्यों? जी एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे? जपेन जी, बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मुझे लगता है जोशीमठ, क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें भू धसाव की दिक्कतें वहां पर आती हैं, दरारें आती हैं, तो बारिश से पहले मुझे लगता है इस पर ज्यादा संवेदनशीलता सरकार को बरतनी चाहिए थी। इतनी लेट लतीफी क्यों? ये उसी संवेदनशीलता का नतीजा है कि वैकल्पिक व्यवस्था से ऊपर उठकर पूर्ण रूप से जोशीमठ के विस्थापन को लेकर जो ये शुरुआत की गई है, ये तो अभी हम शुरू से कह रहे हैं कि ये शुरुआत भर है। भविष्य में आप देखेंगे जोशीमठ को पूरी तरह से विस्थापन के साथ एक डेवलप्ड जोशीमठ की जो रणनीति बन रही है, उसकी कार्य योजना का ये शुभारंभ है और ये पहली किस्त है। बार बार कह रहे हैं, लेकिन अगर विपक्षी इसे मुद्दा बनाएंगे, विपक्षी इस पे राजनीति करेंगे, तो विपक्ष को हासिल कुछ नहीं होना है। जहां चिंगारी होती है आग वहीं लगती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसा हाल ना हो, इसलिए ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन इस आश्वासन पे भरोसा कैसे किया जाए? हाँ, ये एक आपका अच्छा सवाल है। तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दी हुई गारंटी सिर्फ कागजों की गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दी हुई गारंटी धरातल पर उतरकर और जो जनता से किए हुए वादे हैं उन्हें पूरा करने की गारंटी है। तो हम यकीन से कह सकते हैं कि जो गारंटी या जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, उत्तराखंड वासी उसके हकदार हैं। 2 बार की गारंटी दी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, पेट्रोल सस्ता होने की गारंटी दी थी, बताया है किसानों पर अत्याचार ना हो उसकी गारंटी दी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गारंटी दी थी, काम सामने आई नहीं करती रहेगी। प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। पंकज जी आपका रुख करेंगे, चूंकि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, मुझे लगता है जोशीमठ की क्या कुछ स्थिति है और वहां की जनता को असल मायने में क्या जरूरत है आप बेहतर समझते होंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है और बेहद मायने रखता है ये केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी। एक बड़ी जिम्मेदारी भी है केंद्र और राज्य की। लेकिन ये संवेदनशीलता, जिस तरीके से भी जपेन जी कह रहे थे कि महज कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये आश्वासन एक पक्का एक भरोसा और एक विश्वास है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भी बार बार सवाल खड़े हो जाते हैं। अभी देखा गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र करें, योजना का जिक्र करें, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये भरोसा कैसे संभव होगा? स्थितियां क्या कुछ बयां कर रही हैं, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए सोनी जी, इसमें आपको 2-3 चीजों को समझना होगा। पहली बात कि जो राज्य में हमारी सरकार बैठी हुई है वो पैरालाइज्ड गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को डिरेल कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी को, वो उनके लिए बाकी प्रोजेक्ट्स की क्या अहमियत होगी आपको समझ में आ सकता है।
दूसरी बात आते हैं जोशीमठ पे। जोशीमठ के अंदर क्या है, वो शंकराचार्य जी की तपोभूमि है, हिंदू आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र है और चार धाम यात्रा का एक मेन पॉइंट है जोशीमठ। तो उसकी हमारे लिए आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मान्यता वहां पे बहुत बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन इस सरकार ने क्या करा, पहले तो एनटीपीसी जैसी कंपनियों को उसके नीचे सुरंग बनाने दी, उससे जो अभी जो ये हिमालय है, ये सबसे नया हिमालय है। तो इसमें क्या है कि जैसा अभी उत्तरकाशी की सिलकेरा टनल में भी निकल के आया है कि सर्वे में तो बता दिया गया हार्ड रॉक और वहां पर निकला मिट्टी का पहाड़। तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी पहले तो एनटीपीसी की योजनाओं को वहां पे हरी झंडी दी गई और एनटीपीसी का काम करा गया, जिससे वो पहाड़ कमजोर हुआ। उसके बाद क्या है कि अभी जो ये वाला एरिया है वो क्ले में है। कभी आप पढ़ना, केएस वाल्दिया की बुक है हाई डैम्स इन हिमालय, उसके अंदर इन सारे हिमालय की जो उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल हिमालय है, उसका सारा कुछ वर्णन किया गया है। और उसके अंदर जो उत्तराखंड हिमालय है उसको बोला गया है क्ले और वाटर पॉट्स इसमें बहुत सारे अंदर हैं अभी भी, क्योंकि टेथिस सागर जब टकराया था गोंडवाना लैंड से तो ये हिमालय बना था। तो ये चीजें जो है वहां पे सबसे पहले तो वो करा गया। उसके बाद जब वहां पे दरारें आई तो वहां के लोगों को उठा के विस्थापित करने की बात आई, विस्थापन करने की बात आई। तो लोगों ने कहा ठीक है, गवर्नमेंट जो करेगी सही है। अब उसके बाद फुटबॉल कैसे बनता है, राज्य सरकार करती है 1000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट, जिसमें प्री फैब्रिकेटेड 1000 प्री फैब्रिकेटेड घरों को बनाने का टेंडर फ्लोट करा जाता है, अलॉट होता है टेंडर। लेकिन आज की डेट में भी वहां पे 5-7 घर बने हुए हैं केवल प्री फैब्रिकेटेड, उसके अलावा एक घर नहीं बना हुआ है। जपेंद्र भाई बोल रहे थे कि जिन व्यवस्थाओं में वो रह रहे थे, आदमी को उन व्यवस्थाओं में रहना दूभर हुआ, इसलिए वो उस दरारों भरे शहर में वापस आए। किराया भी अलॉट किया गया कि अगर जो किराए का मकान लेके रहना चाहे उसे सरकार ने किराया भी दिया। कितने टाइम तक? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद कितने टाइम 6 महीने के बाद खाने का उसके पशुओं का जो उनके साथ पशु थे वो, उसके बाद देखिए फिर लोग मजबूरी में वापस आए। लेकिन उसी का अगला कदम यह है कि उसे नए तरीके से व्यवस्थित किया जाए। देखिए 1000 करोड़ 1100 करोड़ रुपए तो गए। अब 100, उसके बाद जब ये बातें उठी तो उसके बाद पूरक बजट में स्टेट गवर्नमेंट ने 100 करोड़ और अलॉट कर दिए, 100 करोड़ भी गए। अब जब केंद्र सरकार ने देखा, जब प्रधानमंत्री ने देखा, जब केंद्र सरकार ने देखा कि इन्होंने 1100 करोड़ रुपए तो कहीं लगाए नहीं, अभी इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। उसमें भी क्या, विस्थापन में भी एक बहुत बड़ी बात आई कि लोकल के जो लोग थे जो कह रहे थे कि हमारे समन्वय में स्टेट गवर्नमेंट के लोग और जो लोकल लोग थे उनके समन्वय की एक समिति बनाई जाए, जिससे कि यहाँ के विस्थापन की बात की जाए, ताकि लोगों की आर्थिकी पे भी असर ना पड़े और लोगों के मन मुताबिक उनको जगह भी मिले। तो 4 महीने तक मुख्यमंत्री के आवास में जाने के बाद 4 महीने के बाद मुख्यमंत्री उनसे मिले, बिल्कुल। और उसके बाद भी वो समन्वयक समिति नहीं बनी, उसके बाद भी डीएम वहां पे और अलग चीज लोकल लोगों से बात किए बिना उनके विस्थापन की बात हो रही थी, क्योंकि उत्तराखंड ने 3-3 बार विस्थापन का दंश झेला है टिहरी डैम में। आज भी वो लोग यहाँ पे पथरी डोईवाला में और उधर पे अभी भी सेटल नहीं हुए। तो ये जब वहां के लोगों ने ये बात उठाई, उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने बेरुखी का हिसाब था। जब ये केंद्र सरकार ने देखा तो केंद्र सरकार ने बोला ये तो मांग तो 3000 करोड़ रुपए रहे हैं, लेकिन इनके पास है क्या, ये करेंगे क्या, क्यों दें इन्हें 3000 करोड़? भरोसा नहीं। बढ़िया कहीं दूसरी ये बात प्रोजेक्ट अलग में है। आप लगाएं। जपेंद्र जी, इतना सुनने के बाद आपने ये बात स्वीकार की जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए पंकज जी। ठीक है, तो इसमें ये चीजें, ये जो खामियां स्टेट गवर्नमेंट की हुई है, इसकी वजह से ये 1658 करोड़ आया है। नो डाउट प्रधानमंत्री उत्तराखंड से विशेष लगाव रखते हैं, बिल्कुल। अगर उन्होंने इतना पैसा भी दिया है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी का साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन इसका सही यूटिलाइज होना चाहिए, यूटिलाइज हो जाए। और मैं प्रधानमंत्री से यहाँ से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये नाकारा सरकार जो यहाँ बैठी है, इसके कान मरोड़े और इसकी काम करने की गति को तेज करे, ताकि जोशीमठ वासी भी और उत्तराखंड वासी भी राहत की सांस ले। बिल्कुल। जपेंद्र जी कुछ कहेंगे, कुछ शब्द हैं इस बात के लिए? और ब्लूप्रिंट तैयार हुआ क्या अब तक 1100 करोड़ का? अपनी बातों में
अपनी बातों में ही पंकज जी ने जवाब भी दे दिया, लेकिन फिर भी हम उसे क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि एक सार्थक मैसेज जाए इनकी ओर से। ये तो आपने मान लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लगाव भी है और उनकी मॉनिटरिंग भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हैं। सेम यही स्थिति प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी भी उसी लगन और मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां अब हुई हैं उत्तराखंड के अंदर, शायद पिछले 20-22 सालों में नहीं हुई। ठीक है, जहां दुश्वारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, वहां सवाल भी होते हैं। जोशीमठ के अंदर दुश्वारियां भी आई, परेशानियां भी आई। समस्त जोशीमठ वासियों, वो भी उत्तराखंड के वासी हैं, है ना, उनका भी हक है। तो उन परेशानियों और दुश्वारियों के लिए निश्चित तौर पर हमें भी खेद है, हम सब उत्तराखंड वासियों को खेद है। लेकिन जोशीमठ की पूरी ईमानदारी से जो अब कार्य योजना बन रही है, जिसकी मॉनिटरिंग पीएमओ के पास है और जिसमें फंड जारी हुए हैं, भविष्य में भी होने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से उन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके सवालों को हम ये नहीं कहते कि आप सवाल ना करें, आप सवाल करें। आपके सवाल भी प्रेरणा का काम करते हैं सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। हाँ, हम सिर्फ इतना भरोसा दिलाते हैं। ये सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल ये सवाल ना उठे इस लिहाज से भी सोचने की जरूरत है। जतिन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का अगर जिक्र करें तो इसको लेकर जब जो जिम्मेदार हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, आगे इसका भी यही हाल ना हो, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है, स्पष्ट करिएगा बहुत कम शब्दों में, चूंकि समय कम हो रहा है। हमने खुले मन से कहा कि आपके सवाल जायज हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब सवाल खड़े होते हैं और जब ये कहावत है ना कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर से भ्रष्टाचार खत्म हो, ये केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सोच है, प्रदेश की भी सोच है, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री की भी सोच है। और हमें लगता है कि हम तो फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, ये जायज है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। लेकिन सवाल बजट को लेकर की जो शुरुआती बजट दिया गया है, केंद्र सरकार की मंजूरी है 1658.17 करोड़ रुपए का, क्या ये सफिशिएंट होगा जोशीमठ में जो डैमेज हुआ उसे कंट्रोल करने के लिए? हालांकि इसे सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये शुरुआती बजट है, इसका यूटिलाइज किया जाएगा और इसके बाद अगर और जरूरत होगी तो और केंद्र सरकार से डिमांड की जाएगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।